हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। और प्रिय छात्रों, आप कर रहे हैं 12वीं कक्षा के मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन और इसमें हम कर रहे हैं पाठ नंबर 13 और जिसका नाम है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। इस पाठ में सरकारी बजट के बारे में हमने बताया कि आय व्यय का लेखा जोखा, एक वित्त वर्ष में आय व्यय का लेखा जोखा का अनुमानित ब्यौरा को हम बजट कहते हैं। बजट के बारे में आपको बताया गया था कि बजट दो प्रकार, एक बजट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बजट की प्राप्तियां होते हैं, दूसरे बजट व्यय होते हैं। और जो प्राप्तियां वो दो प्रकार की हैं, एक राजस्व प्राप्तियां, दूसरी पूंजीगत प्राप्तियां। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राजस्व प्राप्तियों के बारे में बताया था पूरी डिटेल से कि ये दो प्रकार के हैं, कर और खरीदार के रूप में। प्राप्तियां मतलब आय से होता है, सरकार की क्या आय है, आय के जरिए कौन कौन से हैं। जो हमारी राजस्व प्राप्तियां थी, इसमें मैंने पहले ही बताया था कि इसमें सरकार की कोई देयता नहीं बनती और न ही किसी प्रकार की सरकार की परिसंपत्ति में कमी आती है। कोई भी सरकार की जो परिसंपत्ति है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती। जबकि जो हमारा अध्ययन का विषय है वो हमारा ये है, ये तो 1 नंबर कल हो गया था आपका, ये है हमारा आज का अध्ययन का विषय हमारा ये है। तो इसके अंदर आपको पता है कि पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर सरकार की देयता भी बनती है। विशेष ध्यान रखें बेटा, देयता भी बनती है और परिसंपत्तियों में भी कमी आती है। अब इसमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में एक ही फर्क है, वो आपने ध्यान रखना है। क्या फर्क है कि जो राजस्व प्राप्ति है उसमें सरकार की कोई देयता नहीं बनती। जैसे कर और बताए थे हमने कि कर तो सरकार ने उसके बदले में कुछ देना नहीं है, कर लगा दिया और लोगों से पैसा लेना है, सरकार का उसके बदले में कोई फर्ज नहीं बनता। जबकि पूंजीगत प्राप्तियां, इसमें सरकार की देयता बनती है। जो राजस्व प्राप्ति है इसमें कोई परिसंपत्ति की कमी नहीं आती, जबकि इसमें पूंजीगत में प्राप्तियों में परिसंपत्तियों में कमी आती है। तो ये भी आपका 3 प्रकार का है जिनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आपका है ऋणों की वसूली। और नंबर 2 ये तो गया आपका नंबर 1 ऋणों की वसूली। सरकार द्वारा दिए गए ऋण उसकी परिसंपत्तियां हैं। जितने भी ऋण सरकार ने लोगों को जिसको भी दे रखे हैं, ऋण दिए हुए तो सरकार को, सार्वजनिक हो, विदेश को हो, किसी पर्सनली हो, किसी को, उनके बदले में सरकार को ब्याज मिलता है और ब्याज उसकी आय का सोर्स है। और उसके बदले में उसकी यदि ऋण मिला है, ऋण की वसूली करी है, ऋण लोगों से गया है, तो उसके बदले में जो ऋण था वो उसकी परिसंपत्ति थी सरकार उसकी भी। तो जो परिसंपत्ति थी हमारी सरकार की, तो सरकार की जो परिसंपत्ति थी, क्योंकि जो ऋण किसी ने ले रखा था, किसी एजेंसी ने ले रखा था, किसी आदमी ने ले रखा था, किसी सरकार, दूसरी केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को दिया हुआ था या किसी संघीय सरकार को दिया हुआ था, तो जो उस ऋणों की जो वो वसूली होती है तो उसकी परिसंपत्ति थी, कम हुई थी ना कभी परिसंपत्ति, तो उस परिसंपत्ति वो आय के रूप में उसके जब ऋणों की वापसी हो रही है तो ब्याज समेत हो रही है या बगैर ब्याज हो रही है, तो जितने भी ऋण थे उसके वापस आ रहे हैं, वे उसकी प्राप्ति है, आयता है। इससे उसकी जो ऋण थे, ऋणों के वापसी से, ऋणों की वसूली से सरकार की परिसंपत्ति में कमी आती है। देयता तो नहीं बनती लेकिन परिसंपत्ति में कमी आती है। तो आपको मेरे ख्याल में ऋणों की वापसी समझ में आ गया, क्योंकि ऋण जब भी कोई मांग रहे थे तो हाँ, इसका मतलब, क्योंकि आपको पता है कि ऋण देने से, ऋण हम देते हैं, ऋण देने से क्या उत्पन्न होता है, परिसंपत्ति का निर्माण होता है और उधार लेने से देयता बनती है। ये बात ध्यान रखना, जब भी हम किसी से उधार लेंगे तो देयता बनेगी, क्योंकि कभी न कभी उसका ऋण देना है। और जब हमने ऋण वापस लिया है तो इससे हमारी आय में, परिसंपत्ति में वृद्धि होगी, आय में ऋणों की वसूली से, और परिसंपत्ति में कमी होगी, क्योंकि वो परिसंपत्ति बन गई थी। जब भी हमने किसी को उधार दिया, किसी ने उधार ले लिया, तो हमारी परिसंपत्ति का निर्माण हो गया था। सरकार ने जो ही किसी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघीय सरकार को
ऋण दिया तो उसके मतलब उसके ऊपर संपत्ति का निर्माण हो गया था, और जिस दिन वापिस होगी तो उसके ऊपर संपत्ति कम हो गई है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको मेरे ख्याल में, मुझे उम्मीद अच्छे समझ गए होंगे। नंबर 2 में जो आपका है वो है उधार तथा अन्य देयताएं। देखिए स्टूडेंट्स, जो नंबर 2 हमने बताया है कि सरकार है वो क्या करती है, जब किसी को उधार दे देती है, चाहे वो उधार सरकार को दे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, संघीय सरकार को दे, इससे परिसंपत्ति का निर्माण होता है। मैंने पहले बताया था जब उधार लेने के फलस्वरूप देयता उत्पन्न होती है, जब भी हम उधार लेंगे तो देयता बढ़ेगी हमारी, और उधार लेने के फलस्वरूप जो मुद्रा प्राप्त होती है उसे पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो उधार है हम किस किस से ले सकते हैं, उधार किससे ले सकते हैं, आम जनता से, और इसके अलावा जनता के अलावा किससे ले सकते हैं हम लोग, या सरकार किससे, भारतीय रिजर्व बैंक से और शेष रिजर्व, जो सरकार है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI से, जनता से, RBI से, और नंबर 3 विदेशों से भी हम ऋण ले सकते हैं, शेष विषय कहें या विदेश कहें। शेष विषयों या दूसरे शब्दों में विदेश भी कह सकते हैं हमको, शेष विषयों से। ये 3 प्रकार से हम उधार ले सकते हैं। जो हमारी सरकारी बजट है इसमें सरकार 3 प्रकार से उधार लेती है, और इससे उसकी प्राप्ति होती है। कैसे प्राप्त होती है, जब इससे उधार लिया तो जनता के लिए जो उधार लिया जाता है उसको बाजार से लिया गया उधार कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम उधार लेते हैं तो हमारे पास आय होती है, उसके बदले में हमारी देयता बन जाती है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, पूंजीगत प्राप्तियों में या तो परिसंपत्ति का निर्माण, परिसंपत्ति है उसमें कमी आती है, या फिर हमारी देयता पैदा होती है। अब जब हम ऋण लेते वसूल करते हैं तो हमारी परिसंपत्ति में कमी आती है और सरकार की परिसंपत्ति में कमी आती है, और जो उधार या अन्य देयताएं बनती है, जब उधार लेते हैं तो अन्य देयताएं हमारी बन जाती हैं, क्योंकि जब उधार लिया है वो आय तो होगी, हमारी प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसके बदले में हमारी देयता बन गया, वो कभी न कभी देना है। तो इस प्रकार आपको मेरे ख्याल समझ में आगा। अब आप चलते हैं नंबर 3 अन्य। नंबर 3 में हम लिखेंगे अन्य प्राप्तियां। इसके अलावा और भी प्राप्तियां हैं जिनका हम जिक्र अभी करेंगे। जो नंबर 3 पे हमारा आज का टॉपिक है पूंजीगत प्राप्ति। तो पूंजीगत प्राप्ति नंबर 1 ऋणों की सैलरी, नंबर 2 ऋणों उधार अन्य देयताएं, और नंबर 3 है अन्य प्राप्तियां। अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत विनिवेश आदि मदों से होने वाले आय को शामिल किया जाता है। विनिवेश स्टूडेंट्स, आपने निवेश शब्द सुना है। निवेश का मतलब होता है हम पूंजी जब आय के लिए जब पूंजी हम लगाते हैं किसी भी संसाधन में, तो उसको हम संक्षेप में या छोटे शब्दों में निवेश कहते हैं, या पूंजी निर्माण का नाम ही निवेश है, जो पूंजी में निर्माण होता है। लेकिन विनिवेश का मतलब क्या था? विनिवेश का जो निवेश किया हुआ उसका उल्टा, यानी कहने का मतलब ये है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनको प्राइवेट क्षेत्रों को बेच देना। उनको बेच देने से तो सरकार को आय होती है, हाँ, लेकिन उसकी परिसंपत्ति कम होती है, क्योंकि जो उसकी परिसंपत्ति थी, उसका क्षेत्र था, सार्वजनिक क्षेत्र था, वो उसका परिसंपत्ति थी, लेकिन जब उसने बेच दिया उससे आय हुई, उससे उनकी प्राप्तियां हुई, सरकार को प्राप्तियां हुई। वो किससे? विनिवेश से। विनिवेश का फिर अर्थ समझें, निवेश की बजाय उसका उल्टा होगा कि जो निवेश किया गया उसको बेच देना, जो किया गया निवेश किया गया उसको बेच देना, या कहे कि सरकार द्वारा अन्य लोगों की सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बिक्री से है।
जब हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम होते हैं उनको बेच देते हैं, उनकी बिक्री से संक्षेप में अन्य लोगों को, सरकार द्वारा अन्य लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र की बिक्री से समझिए। विनिवेश का बहुत जरूरी समझना है आपने, क्योंकि आपके काम आएगा। इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वायत्तों की निजी उद्योगपतियों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। जितने भी मान लो कोई भी है जो सरकारी क्षेत्र है, वो किसी निजी आदमी के हाथों में, निजी उद्यम के हाथों में उस उद्यम को दे दिया जाता है, और उसके बदले जो आय होती है वो सरकार की अन्य प्राप्तियां में शामिल किया जाता है। इसके फलस्वरूप सरकार की परिसंपत्तियां कम होती हैं। इसके फलस्वरूप सरकारी परिसंपत्तियां उसकी देयता बनती है। तो मेरे ख्याल में आज आपको पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही, काफी छोटी सी वीडियो थी आज आपकी। कल की वीडियो हम करेंगे कुल इसका सेकंड पार्ट। ये हमारा पूरा पार्ट हो चुका है। 2 वीडियो में हमारा एक पूरा पार्ट हो चुका है। अब हमारा रहता है ये बजट वे। तो कल हम बजट वे के ऊपर बात करेंगे। तो आप पहले से ऑलरेडी बच्चे अपने बुक में पढ़ के आएंगे, ताकि जब भी आप क्लास अटेंड करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इन शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।